हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को क्लास 6 लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। इनके राइटर का नाम है नागार्जुन, जिनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हो गई थी। इस चैप्टर को हम लोग रीड करते हैं। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, मतलब काफ़ी शिष्ट, काफ़ी सभ्य, मतलब सिविलाइज्ड। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह हाव भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब समझते हैं, जिज्ञासा। और आश्चर्य, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर मैं यहाँ भागी जा रही, यह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अंधितिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, उपत्यकाएँ मतलब पहाड़ के पास की ज़मीनें। ऐसा इनका लीला निकेतन। खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितने सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर जानिए पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की बड़ी छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में, मतलब हकीकत में, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सिवाय कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में भी इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसी लुभावना प्रतीत होती है कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वित्रवती बेतवा, नदी की प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदिया की पहाड़ियों, घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका को कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से अगर हमें प्रेयसी की भावना करे तो, मतलब प्रेमिका की भावना करे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोली तिब्बत की बात है। मैंने मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी दूर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और तो लगा तो मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अशरज बहन तुम्हारी, मुँहा हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्राकृतिक नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये वो गुनगुनाने लगते हैं। अब इसमें नीचे दिया हुआ है शब्दों के अर्थ। कौतूहल, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, विस्मय, सरप्राइज, आश्चर्य, अतृप्त, डिससैटिस्फाइड, प्यासा, असंतुष्ट, जुदा,
जुदा, सेपरेट, अलग अलग। सम्राट, सिविलाइज्ड, शिष्ट, सभ्य। सरसब्ज, फ्लोरेस्ड, हरा भरा, लहलाता। उपत्यका, लोलैंड, पहाड़ के पास की जमीन। अधिकता, प्लेट्यू, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। भावभंगी, बॉडी लैंग्वेज, मन के विचार को व्यक्त करने वाली क्रिया। उल्लास, जॉलिलिटी, खुशी, प्रसन्नता। विराट, एक्सेसिव, अत्यधिक, बेहद। प्रेयसी, बिलोव्ड, प्रेमिका। बंधु, रफ, ऊंचा नीचा। विशाल, ब्रॉड, बड़ा, भाग्य, भक्तिशाली। ये था आप लोग का वर्ड मीनिंग। ठीक है, इसे आप लोग को इसका हिंदी, इंग्लिश और इसका तीनों याद करना है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, लेखक ने नदियों को किसकी बेटियां कहा है? लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। नदियों का बालिका रूप किसे आकर्षक नहीं लगता होगा? नदियों का आकर्षित रूप पहाड़ी आदमियों को आकर्षित नहीं लगता होगा। नदी की धारा को किसकी गोद की उपमा दी गई है? नदी की धारा को माँ बाप की नंग धरंग गोद की उपमा दी गई है। किन दो नदियों का नाम सुनते ही छोटी बड़ी नदियों के नाम याद आ जाते हैं? किन दो नदियों का नाम सुनते ही छोटी बड़ी नदियों के नाम याद आ जाते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम सुनते ही छोटी बड़ी नदियों के नाम याद आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। हिमालय पर जाकर लेखक हैरान क्यों थे? हिमालय पर जाकर लेखक हैरान इसलिए थे क्योंकि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। इसलिए लेखक हैरान थे। नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर बीती बातें याद करती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही किन नदियों के नाम याद आ जाते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम सुनकर इन सभी नदियों के नाम याद आ जाते हैं, जैसे रावी, सतलज, व्यास, चनब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। लेखक ने हिमालय को ससुर व समुद्र को दामाद इसलिए कहा है कि जब उन्होंने ये बात कही है कि जो भी मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसी लुभावना प्रतीत हुआ है कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। नदियों को कवि ने माता, बेटियां, बहन का उपमाएं, इन सभी की उपमाएं दी हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हिमालय की बेटियां किन नदियों को कहा गया है? हिमालय की बेटियां उपयुक्त सभी हैं इनमें से। लेखक को नदियां कैसी प्रतीत होती हैं? लेखक को नदियां सम्भ्रांत महिला जैसी प्रतीत होती हैं। लोकमाता से पहले लेखक को कौन सा रूप दिखाना चाहता है? लोकमाता से पहले बेटियों के रूप में। लेखक किस नदी के किनारे पर पैर लटकाकर बैठे थे? सतलज के किनारे। लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? हिमालय को। ये था आज आप लोग का 4th चैप्टर जो कंप्लीट होता है। ओके, इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। ओके, और वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे और इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेंगे। ओके, गुड बाय ऑल।